So good evening all of you and welcome to episode 0 part 2 of the revision conundrum and today we'll be talking about structures. ठीक है, तो structures क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, why, how do we use them, how do we apply them, all of the things we'll be studying today. ठीक है, so शुरू करते हैं structures का discussion. हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था कि जो डेटा टाइप्स होते हैं दे आर इधर स्केलर्स. ठीक है, स्केलर्स मतलब क्या, इसके अंदर आपका इंटीजर आ गया और यू हैव योर फ्लोट और यू हैव योर कैरेक्टर या बाकी सारे डेटा टाइप्स. दीज आर केपेबल ऑफ स्टोरिंग ओनली वन एलिमेंट. ठीक है, इनके अंदर आप सिर्फ एक एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो. वी रीडेड सम डेटा टाइप जिससे आप मल्टीपल एलिमेंट्स को साथ में स्टोर कर पाओ. सो देयरफॉर वी नीडेड अ डेटा टाइप कॉल्ड एज एग्रीगेट. ठीक है, उसके अंदर भी टॉक्ड अबाउट एरेज. तो एरेज क्या था, इट वाज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, it was collection of elements, but there was one thing, they were all of the same data type. ठीक है, it was a collection of elements of same data type. मतलब ये नहीं हो सकता कि आपने अगर एक array A बनाया है तो this could be integer, this could be float, this could be character, ऐसा नहीं हो सकता. अगर आपने array बनाया है तो उसके अंदर जितने भी elements हैं सभी का data type same होगा. अगर आपने integer array बनाया है तो सारे integers होंगे. If you have created a float array, सभी float होंगे. ठीक है, सो वी नीडेड अ सोल्यूशन टू दिस. मतलब आई नीडेड अ वेरिएबल. ठीक है, आई नीडेड सम वेरिएबल जिसके पास एक कैपेसिटी हो कि वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के अलग अलग वेरिएबल्स को साथ में क्लब करके स्टोर कर सके. आर यू गेटिंग दिस? वी नीडेड सम वेरिएबल जो जिसके पास एक कैपेबिलिटी हो, जिसके पास एक कैपेसिटी हो कि वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के अलग अलग वेरिएबल्स को साथ में क्लब करके स्टोर कर पाए. And therefore one such data type is your structure. ठीक है, तो structure क्या है? Structure is also collection of elements, but here they can be of different data types. ठीक है, सेम भी हो सकते हैं but structure has the power of collecting different data types. ठीक है, अब आप ये भी बोल सकते हो कि सेम भी हो सकते हैं. yes, they can be same, but arrays में it is compulsory that all of the elements should have the same data type whatsoever you do with it. ठीक है, तो स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या? लेट अस, बैकग्राउंड समझ में आया सभी को? प्लीज आंसर इन द चैट. एरेज जो है दे कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स बट दे कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप. बट आई नीडेड अ वेरिएबल जिसके अंदर मैं बहुत सारे एलिमेंट स्टोर करूं बट उसके पास एक कैपेबिलिटी हो या उसके पास एक कैपेसिटी हो कि वो जो जितने वेरिएबल्स मैं उसके अंदर स्टोर कर रहा हूं दे कुड बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. ठीक है, so structure is what? It is again a collection of elements. ठीक है, ये जितने सारे elements हैं they can be collected under one common name. ठीक है, under one name. जैसे array भी जितने सारे elements थे they came under one single name. ठीक है, structure का ये खासियत है, structure की ये खासियत है कि the elements, the variables that you are storing as a structure, they can have different data types. तो array के अंदर अगर integer है तो सारे integers, but structure के अंदर one can be an integer, other can be a float, other can be a character, next one can be long, double, long int, unsigned int, कुछ भी हो सकता है. तो structure has a capacity to club together different variables of different data types under one single name. That is the basic power of structure. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट्स हैं दे कैन बी कंबाइंड इन देयर वन नेम एंड दे मे हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स. ठीक है, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग आउट ऑफ द स्केलर डेटा टाइप्स, या वी कैन से दे आर फॉर्मिंग आउट ऑफ दोस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. मतलब क्या है, इफ आई एम डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज लेट अस से माय स्ट्रक्चर. इसके अंदर एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक कैरेक्टर है, एक डबल है. तो स्ट्रक्चर एज अ होल कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स बट ईच वेरिएबल इनसाइड ऑफ अ स्ट्रक्चर is actually scalar value, yeah, is actually a primitive value. If this is int and this is float and this is character and this is double, तो ये सब क्या है? These are scalar. ठीक है, तो इन सारे स्केलर्स को मिला के जब मैंने एक साथ क्लब किया और एक फ्रेमवर्क, एक फ्रेम में लाके सबको क्लब कर दिया,
then I got a structure. Are you getting this? Answer in the chat, yes, no. स्ट्रक्चर क्या होता है समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर इज अ वेरिएबल, ठीक है, स्ट्रक्चर इज अ वेरिएबल. जैसे आप इंट ए लिखते हो तो ए इज अ वेरिएबल विच कैन स्टोर ओनली वन इंटीजर. उसी तरह आप एक स्ट्रक्चर लिखोगे विच इज अ वेरिएबल. अब उस स्ट्रक्चर के पास कैपेसिटी होगी उसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करने की, ठीक है. लेट अस गो अ लिटिल ऑफ टॉपिक नाउ. थोड़ा सा एक ऑफ टॉपिक जाते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. तो देखो स्ट्रक्चर में क्या होता है, इफ दिस इज योर स्ट्रक्चर, ठीक है, इफ दिस इज योर स्ट्रक्चर, यू विल फर्स्ट डिफाइन कि इस स्ट्रक्चर में एक वेरिएबल इंटीजर का है, दूसरा वेरिएबल कैरेक्टर का है, तीसरा वेरिएबल फ्लोट का है. सो दिस बिकम्स योर स्ट्रक्चर. अब आप क्या करोगे, आप इस स्ट्रक्चर के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर एस which can store an integer, it can store a float, it can store a character. तो मैं इस s को यूज करके अलग अलग वेरिएबल्स बना सकता हूं, s1, s2 एंड s3. तो होगा ये कि s1 will now have the capacity to store integer also, float also and character also. Why? Because s1 is of this data type s. Are you getting this? सिमिलरली S2 एक इंट स्टोर कर सकता है, एक फ्लोट स्टोर कर सकता है, एक कैरेक्टर स्टोर कर सकता है. सिमिलरली S3 कैन स्टोर एन इंटीजर, इट कैन स्टोर अ फ्लोट, इट कैन स्टोर अ कैरेक्टर. Why S1 and S2 and S3 are able to store three different types of variables? Because S1 and S2 and S3 are actually coming out of S. तो मैंने पहले क्या किया, मैंने S को डिफाइन किया कि S के अंदर तीन वेरिएबल स्टोर कर सकते हो आप, एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक कैरेक्टर. अब S1 को यूज करके S1 के टाइप का मैंने S के टाइप का मैंने S1, S2, S3 तीन अलग अलग वेरिएबल्स बनाए. सो सिंस S1, S2 एंड S3 आर ऑफ द टाइप S, therefore they will also be able to store integer, float and character values individually. क्या चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? आंसर इन द चैट, yes, no. कैन स्ट्रक्चर बी कंसिडर्ड एज अ डेटा टाइप? यस, स्ट्रक्चर जो है इट इज कंसिडर्ड एज अ डेटा टाइप and therefore structure is called as user defined data type. इसका मतलब क्या है? देखो इंटीजर इज अ डेटा टाइप लेकिन उसको आपने डिफाइन नहीं किया है. फ्लोट इज अ डेटा टाइप लेकिन इसको आपने डिफाइन नहीं किया है, सी प्रोग्रामर्स ने डिफाइन किया है. बट इफ यू नीड अ वेरिएबल, ठीक है, दैट कैन स्टोर मल्टीपल वेरिएबल्स, तो आप उस डेटा टाइप उसको एज अ डेटा टाइप बना सकते हो. So what will I say? S is actually a data type that can store integer, float and character. जैसे int is a data type which can store only one integer. Float is a data type which can store one float value. S is a data type which can store one integer, one float, one character. Are you getting this? तो होता ये है कि let's say C programmers ने जब define किया था, they would have written the definition of integer somewhere here. अब आप int को यूज करके यू कैन क्रिएट int a also, you can create int b also, you can create int c also. तो जब C प्रोग्रामर्स ने इंटीजर बनाया तो उन्होंने क्या बोला, इंटीजर इज अ डेटा टाइप विच कैन स्टोर वन इंटीजर वैल्यू. तो आप क्या कर रहे हो, जब आप int a लिख रहे हो तो आप ये बोल रहे हो कि a जो है इज ऑफ द टाइप इंटीजर एंड C प्रोग्रामर्स ने बोला है कि इंटीजर एक इंटीजर स्टोर कर पाएगा, इसके लिए a will also store only one integer. जब आप लिख रहे हो int b तो आप क्या बोल रहे हो, b is of the type integer, तो वो पीछे जाएगा. अच्छा, integer is defined by the C programmers that it can store one integer values, so it will also store one integer value. C is of the type integer, so it will go back and check, okay, C is of the type integer, so it can store only one integer value. तो आपने अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, now you will be able to connect. So what is happening? You are now creating a structure S that can store one integer, one float, one character. इस S को यूज करके आपने बनाया S1, S2, S3. जैसे आप int को यूज करके बना रहे थे int A, int B and int C. I hope you will be able to connect now. तो int A का मतलब क्या है? A is of the type integer
एंड इंटीजर के डेफिनेशन में लिखा है कि इट कैन स्टोर ओनली वन इंटीजर वैल्यू। सिमिलरली S1 इज ऑफ द टाइप S, S1 इज ऑफ द टाइप S। अगर S में लिखा है कि एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक डबल वैल्यू स्टोर करेगा, तो S1 भी एक इंटीजर, एक फ्लोट और एक डबल वैल्यू स्टोर करने का कैपेबल है। तो क्या ये सी प्रोग्रामर्स ने बनाया है? नहीं, ये हमने अपने लिए बनाया है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट, यस नो। समझ में आया सभी को? आर यू एबल टू कनेक्ट इट विथ, जब आप लिखते हो इंट ए, तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? किसी ने ऑलरेडी इंट का डेफिनेशन लिख के रखा है। When you are creating int a, you are actually saying the compiler, look, I need a variable a which is of the data type int. तो a क्या कर रहा है? int के सारे properties ले रहा है। Similarly, when you create s1, you will say, okay, look, I need a variable s1 of data type s. So variable, the compiler will say, okay, s, what is s? So you will say, अरे s तो मैंने define किया है ना bro. S can store an integer, s can store a float, s can store a d, double. So the compiler will say, okay, you want S1 of this type S, which can store integer, float and double. Okay. So now S1 will also be able to store integer, float and double because you have created your own data type. Are you getting this? Please answer in the chat. Yes, no. Basic concept समझ में आ रहा है structures का? Why do we need a structure? Yes. Okay. Now here is a little off topic thing. ठीक है? But ये चीज समझ लो तो बहुत better रहेगा तुम लोगों के लिए. And I don't know if you try to make any connections. But it would be good if you are able to, if I'm, मतलब अगर मैं कनेक्शन डेवलप कर पा रहा हूँ इस चीज के बारे में तो मुझे बताना इन द चैट, ठीक है? मैंने क्या बोला कि स्ट्रक्चर इज अ डेटा टाइप, ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो लेट अस से दिस इज माय स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके अंदर कुछ ये अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक है। लेट अस से देयर इज वन फंक्शन f1, let us say there is another function f2. What I am saying is there are ways in which you see this structure s which you have created is actually a variable only, a data type only. So एक function एक data type को accept कर सकता है as an input। तो आप क्या कर सकते हो? आप इस s को इस function के अंदर पास कर सकते हो, आप इस s को इस function 2 के अंदर भी पास कर सकते हो। Are you getting this? ये चीज समझ में आ रहा है सबको? यस, ओके। तो दिस वाज लाइक अ कंसेप्ट इन सी कि आप एक स्ट्रक्चर बनाओ जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है, उसको आप अलग अलग फंक्शंस में पास करो, जो भी आपको काम करना है वो कर लो। कैन यू सी या कैन यू रिकल या आर यू एबल टू कनेक्ट दैट दिस इज एक्चुअली अ बेसिक वर्जन ऑफ क्लासेस? जावा में यू वुड हैव लर्नड अबाउट अ क्लास। क्लास पता है सभी को? प्लीज आंसर इन द चैट, यस नो। एक क्लास क्या होता है? यस, होता क्या है? अब थोड़ी थोड़ी चीजें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक क्लास अगर मैंने लिखा है तो एक क्लास के अंदर सबसे पहले आता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर पता है सबको? यस, कंस्ट्रक्टर नाम से समझो, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट करेगा। क्या कंस्ट्रक्ट करेगा? एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस कंस्ट्रक्ट करेगा। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली हम लिखते क्या हैं? हम बेसिकली वो सारे वेरिएबल्स लिखते हैं जो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी। फिर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर आ गया, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? वी राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, मेथड 1, वी राइट अनदर मेथड, मेथड 2, ठीक है। नाउ इफ यू रिमेंबर पाइथन, अगर पाइथन आपने कभी देखा होगा या नहीं भी देखा तो नो इश्यूज, आप उस पर क्या लिखते हो? यू क्रिएट अ क्लास वॉट एवर द नेम इज, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखते हो? def अंडरस्कोर अंडरस्कोर init, यू आर इनिशियलाइजिंग, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। उसमें आप एक चीज लिखते हो सेल्फ। फिर अगर आप कुछ मेथड लिख रहे हो तो def मेथड 1, उसके अंदर भी आप लिखते हो सेल्फ। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? आपने जो कंस्ट्रक्टर के यूज करके वैल्यूज इनिशियलाइज किए हैं, उन वैल्यूज को आप इन मेथड्स में पास कर रहे हो यूजिंग सेल्फ। Isn't it the same thing like this? आपने C में एक स्ट्रक्चर बनाया और अलग से दो फंक्शंस हैं, आपने उस स्ट्रक्चर को पहले फंक्शन में पास किया और उसी सेम स्ट्रक्चर को दूसरे फंक्शन में पास किया।
Isn't it the same thing? Are you able to connect? ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? So you can simply say, okay, can I repeat please? Okay, देखो हो क्या रहा है, let us think about it like this. जब आप कोई क्लासेस लिखते हो, when you write any class, उसमें आप क्या लिखते हो? You write a constructor first. ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है? इनिशियलाइज करता है वेरिएबल्स को. फिर आप कुछ मेथड्स लिखते हो, कुछ आप फंक्शंस लिख देते हो, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 1, फंक्शन 2. फिर आप क्या करते हो? इस पूरे क्लास के आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 एंड सो ऑन. आर यू गेटिंग दिस? सो इफ यू जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ इट, isn't it like this? जैसे मैं यहां पे क्या कर रहा था, मैं स्ट्रक्चर बना रहा था S, और उसका क्या कर रहा था? S1 बना रहा था, S2 बना रहा था, S3 बना रहा था. आर यू गेटिंग दिस? तो मैं ये बोल रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली से इज, स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसमें आप क्या करते हो? इट इज लाइक डेटा टाइप. ठीक है, उसमें अगर आप फंक्शंस डालते हो और साथ में उसको कंबाइन कर देते हो तो ये बन जाता है आपका क्लास. आर यू गेटिंग दिस? तो स्ट्रक्चर्स वाज अ पार्ट ऑफ सी, फंक्शंस भी सी में प्रेजेंट थे, बट द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कंबाइन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस वाज सी प्लस प्लस. इसीलिए आप सी प्लस प्लस को बोलते हो सी विथ क्लासेस. सी प्लस प्लस इज जनरली कॉल्ड एज सी विथ क्लासेस. सभी चीजें सेम है सी और सी प्लस प्लस में, बस सी प्लस प्लस में क्लासेस का कंसेप्ट एक्स्ट्रा हो जाता है जो एक्चुअली स्ट्रक्चर के कंसेप्ट से बिल्ड हुआ है. आर ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट, यस नो. ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक था क्लासेस वाला पार्ट. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, नो इश्यूज, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि देखो स्ट्रक्चर जो हम यूज कर रहे हैं वो एक डेटा टाइप है. उसके यूज करके अगर आप अलग अलग वेरिएबल्स बना रहे हो, S इज अ स्ट्रक्चर, इज अ डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. यू आर क्रिएटिंग S1, S2, S3, S4 आउट ऑफ इट. तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो? आप एक डेटा टाइप को यूज करके अलग अलग उसके वेरिएबल्स बना रहे हो. इन क्लासेस व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूजिंग द वेरिएबल्स ऑल्सो, प्लस उसके साथ कुछ फंक्शंस भी आ जाते हैं साथ में. अब आप ऑब्जेक्ट जब बनाते हो तो वो जो ऑब्जेक्ट है उस वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है, और उसके साथ साथ वो मेथड्स, उन फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये जो क्लासेस का पूरा कंसेप्ट है, इट इज एक्चुअली बिल्ट अप अपॉन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स. अभी बात समझ में आई? आंसर इन द चैट, यस नो. ठीक है, इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड दिस? चलो, अगर नहीं भी समझ में आई तो भी लेट अस कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑफ स्ट्रक्चर्स. तो अभी तक हमने क्या बोला? स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप which has the capacity to store multiple variables of multiple data types. तो ये एक डेटा टाइप हो गया जो हमने डिफाइन किया है. उस डेटा टाइप को यूज करके हम अलग अलग वेरिएबल्स बना सकते हैं, S1, S2, S3 एंड सो ऑन. ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? सो लेट अस मूव ऑन. नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग इज हाउ टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर. ठीक है, आप स्ट्रक्चर को पहले डिफाइन करोगे, तब उसको आप मेन में इनिशियलाइज करोगे या मेन में उसके अलग अलग वेरिएबल्स बनाओगे. मतलब अगर इंटीजर पहले से डिफाइंड नहीं होता तो अगर आप इंट ए लिखते तो आपको एरर आता. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट इंक्लूड #include stdio.h नहीं लिखो और अगर आप इंट ए लिखोगे तो यू विल गेट एन एरर. व्हाई? बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ इंट इज स्टोर्ड इनसाइड ऑफ stdio. आर यू गेटिंग दिस? तो अगर आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है और उसको यूज करना है तो सबसे पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा. वेयर डू वी डिफाइन इट? आउटसाइड ऑफ मेन. यहां तक समझ में आया? बिफोर यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स यू विल हैव टू फर्स्ट डिफाइन अ स्ट्रक्चर. असली बिल्डिंग बनाने के पहले यू विल हैव टू डिफाइन अ फ्लोर प्लान. फिर आप क्या करोगे? सेम फ्लोर प्लान को सारे बिल्डिंग के जितने भी फ्लोर्स हैं उसके लिए अप्लाई कर दोगे तो बिल्डिंग बनती चली जाएगी. आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट, यस नो. समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, सो लेट अस नाउ सी हाउ डू वी एग्जैक्टली डिफाइन अ स्ट्रक्चर. सो हाउ टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मेन के बाहर डिफाइन होते हैं. ठीक है,
तो आप अगर इफ यू रिमेंबर योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, सबसे पहले ऊपर आते हैं डायरेक्टिव्स हैश इंक्लूड stdio.h, है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है मेरा मेन, इंट मेन। इन दोनों के बीच में हियर यू विल डिफाइन अ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे किया जाए? तो देखो, सी को हमें बताना पड़ेगा कि हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो हमारा खुद का है। तो वी विल से स्ट्रक्ट। Struct is a keyword which tells C that we are creating our own structure, we are creating our own data type, and then we would write whatever name that we want to write for our own structure. उसके बाद curly braces open, curly braces closed, and sorry for that, and end में एक semicolon, and inside whatever variables you want to create, you create those variables. Are you getting this? तो struct C को क्या बताएगा? That we want to create our own structure. ठीक है, फिर आप उसके आगे लिखोगे the name with which you want to create your own structure. Curly braces open, curly braces closed, semicolon. Inside you will define your structure कि ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाए हैं उसमें क्या क्या डेटा स्टोर करने वाला हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में चाहे जितने भी रेक्टेंगल्स हों, उनके पास दो प्रॉपर्टी हमेशा कॉमन रहेगी। द फर्स्ट इज इट्स लेंथ एंड द सेकेंड इज इट्स ब्रेड्थ। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट माय ओन स्ट्रक्चर फॉर रेक्टेंगल। आई कैन से स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। तो इससे सी को क्या पता चला? आई एम क्रिएटिंग माय ओन स्ट्रक्चर एंड द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज रेक्टेंगल। Then I will open the curly braces, close the curly braces, write down a semicolon, and inside I need length and I need breadth. Both of them can be of different data types. One could be int, one could be float. Let us say that I want both of them to be int only. So I'll simply say int L, B. So what is this saying? This is simply saying that structure of the name rectangle is a user defined data type that can store two integers, an integer L and an integer B. So what exactly is happening over here? ठीक है, एक second, let me create a new screen for us. ठीक है, so what exactly is happening? जब हमने ऐसा लिखा struct rectangle and उसके बाद जब हमने लिखा int length comma breadth, उसके बाद so what is happening is we can use this, now we have defined it. ठीक है, तो हम इसको यूज करके R1, R2 या कोई भी नाम का रेक्टेंगल बना सकते हैं। लेट से अभिजीत नाम का भी एक रेक्टेंगल है। तो व्हाट विल हैपन इज एवरी रेक्टेंगल स्ट्रक्चर कैन स्टोर टू इंटीजर्स, लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो R1 कैन ऑल्सो स्टोर लेंथ and it can store a breadth. R2 can also store length, it can also store breadth. Abhijit can also store a length and Abhijit can also store a breadth. So what exactly is happening? We are creating data which we are creating a variable which can in itself store multiple variables. तो अगर ये R1 है तो R1 can itself store a length and a breadth. अगर ये R2 है तो R2 can itself store a length and a breadth. If this is Abhijit, ठीक है, तो Abhijit can also store a length and a breadth. Are you getting this? Answer in the chat. Yes, no. So how do we define a structure? We first tell C that we want to create a structure and then we write down whatever values, whatever variables we require to form the structure. Then उस structure का दुनिया में हम कोई भी variable बनाएं उसके अंदर defined values जो है वो inherit हो जाएंगे इसके पास. R1 can also store two values, R2 can also store two values, Abhijit can also store two values. Why? Because they have been created out of this common structure which is of rectangle. ये चीज समझ में आ रहा है सभी को? Answer in the chat, yes, no. So let us define our own rectangle structure. So what will I say? I will say hash include, ठीक है, stdio.h. This is our basic thing. उसके बाद I am defining a rectangle structure. So I will say struct rectangle. उसके बाद braces open and close, and finally close में semicolon मत भूलना. It is a part of the syntax.
ठीक है, देन आई विल से एवरी रेक्टेंगल should contain an integer length and an integer breadth. ठीक है, every rectangle should contain an integer length and an integer breadth. Then I'll come to my main and main के end में return 0. And finally inside of my main now I can create variables of the data type struct rectangle. Are you getting this? Answer in the chat, yes, no? Yes. तो इसका फायदा क्या है? यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा टाइप्स नाउ. ठीक है, अगर मान लो इसके अंदर लेट से मैंने सिर्फ एक लेंथ लिखा होता, तो नाउ एवरी रेक्टेंगल कैन स्टोर ओनली वन लेंथ. जनरली वी यूज इट टू स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स. ठीक है, लेंथ एंड अ ब्रेड्थ. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन. let us try to think about how much memory does a structure acquire, does a structure take up. Now you tell me. देखो, जब हमें मेमोरी पता करना होता है, we use size of operator. ठीक है, so let us try to think कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं, ठीक है, %d and I am printing size of rectangle. Okay, so can you answer in the chat what do you think would be the size of a rectangle? Just to give you a hint, a rectangle can store 2 integers, length and breadth, and my system takes 4 bytes for integers. ठीक है, सबको लग रहा है 8? ठीक है, सबको लग रहा है 8. तो मतलब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आउटपुट 8 आना चाहिए, राइट? If I run this program, the output should be 8, no? Answer in the chat, yes, no? Don't worry, we are all learning. ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट 8 आना चाहिए, yes. तो अभी if I try to run this, see I am getting an error. What is the error? It is saying that rectangle is not defined. But मैंने rectangle तो ऊपर define किया था. So here is the catch. The catch is you have created your own data type. ठीक है, जिसका नाम rectangle नहीं है, उसका नाम है struct rectangle. ये चीज हमेशा याद रखना. A lot of people will make mistakes over here. ठीक है, आपका जो डेटा टाइप है वो रेक्टेंगल नहीं है. इट्स फुल नेम इज स्ट्रक्ट रेक्टेंगल. तो अगर आपको कभी भी रेक्टेंगल को कॉल करना है, यू विल सिंपली से स्ट्रक्ट रेक्टेंगल. ठीक है, सो हियर आई डोंट हैव टू राइट रेक्टेंगल, आई हैव टू से स्ट्रक्ट रेक्टेंगल. व्हाट इज दिस सेइंग? यू गिव मी द साइज ऑफ my rectangle that I have created. So it will go up and check, okay, struct rectangle is a user defined structure. Now if you run this, what is the output? 8. Why is it 8? Because each rectangle has the capacity to store 2 integers, length and breadth. So the size of struct rectangle is 8 bytes. क्या सभी को ये चीज समझ में आया? Answer in the chat, yes, no? Yes? Why structures can't be defined in main? देखो, generally what do we do is whatever definitions we are writing, we generally write down outside of the main. ठीक है, why structures are not defined in main, I'll have to check that. मैं check करके बताता हूँ. But what if we try to do it over here? एक बार try करके देखते हैं. Let us see what happens. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक एरर आएगा, तो एरर के ऊपर तो प्रोग्रामर्स की लाइफ जिंदा है. Yeah, so you can define your structures inside also. It is giving us the same thing. ठीक है, गौरव, you can define the structures here also. But generally it is a basic practice कि आप फिर बाहर ही define करो. All your structure definitions you put it up. जैसे for example, you can define a function inside also, but it is generally preferred कि you define a function outside, you call that function. हाँ, ठीक है, okay. So let us move ahead. ये चीज समझ में आया सबको? So the memory taken by the structure will be the sum total of all the variables present inside of the structure. Is this clear to all of you? Answer in the chat, yes, no? ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, मतलब खुद का डेटा टाइप क्रिएट कर दिया. और याद रखना, स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया है उसका नाम इज नॉट रेक्टेंगल, इट्स नेम इज स्ट्रक्ट रेक्टेंगल. नाउ सी, लेट अस गेट लिटिल लॉजिकल. ठीक है, बिल्कुल लॉजिक के साथ विल राइट डाउन हाउ टू राइट डाउन अ स्ट्रक्ट. क्योंकि आई नो
whenever you are writing down a struct inside of main, बहुत confusion होता है कि कैसे नाम लिखना है, कैसे define करना है and so on. So let us say some C programmer created a data type called as int. Inside of our main, if we want to create a variable a of the data type int, I will say int a. Now use the same logic. Our structure is called as struct rectangle. If I want to create a rectangle R1, what do you think should I write over here? Answer in the chat. Yes, very good Gaurav. We will write struct rectangle R1. मेरे डेटा टाइप का नाम यहां पे था int, तो मैं लिखता था int a. मेरे डेटा टाइप का नाम यहां पे है struct rectangle, तो इसको जब मैं मेन में इनिशियलाइज करूंगा या मैं कोई वेरिएबल बनाऊंगा इस डेटा टाइप का, तो मुझे डेटा टाइप तो लिखना ही पड़ेगा. एंड द डेटा टाइप ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज struct rectangle. आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट. यस, नो. सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस. सो इफ आई वांट टू क्रिएट अ रेक्टेंगल R1 ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप, तो जैसे int a लिखते थे, int was the data type. तो अगर मुझे R1 बनाना है of the data type struct rectangle, तो first I'll write the data type. The data type is struct rectangle and the name of the variable that I am creating now is R1. Are you getting this? Answer in the chat. Yes, no. समझ में आ रहा है सबको? Yes, this thing clear? तो आज के बाद whenever you are working on structures, don't make the mistake कि struct R1 लिख दिया या rectangle R1 लिख दिया. Just think logically. Integer किसी ने बनाया था तो हम लिखते हैं int a. हमने बनाया है struct rectangle, इसीलिए हम लिखेंगे this is the data type struct rectangle and my variable is R1. So now if I try to print the size of R1, so again 8 bytes. Why? Because R1 उसकी डेटा टाइप क्या है? R1 की डेटा टाइप है struct rectangle. Struct rectangle कितना साइज ले सकता है? 2 integers, 8 bytes. And therefore when I run this again, the size of R1 is again 8. Just to connect with, ठीक है, just to connect, हम जब लिखते हैं यहां पे किसी ने बनाया है int, हमने लिखा int a, तो जिसने भी बनाया उसने बोला है कि integer will take 4 byte on अभिजीत कंप्यूटर. तो जब हम int a लिखते हैं तो मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है? मेमोरी के अंदर दिस इज द कोड सेक्शन, दिस इज द हीप सेक्शन, दिस इज द स्टैक सेक्शन. तो स्टैक सेक्शन में क्या होगा? a will get created and it will take 4 bytes. ठीक है. Now since the structure that I have created is called struct rectangle, it can store a length value and a breadth value. And जब मैंने ऐसा लिखा struct rectangle, this is the data type, and then when I said R1, so what will happen? ठीक है, what will happen? This is let us say my stack. तो stack में क्या होगा? R1 data type का एक variable create होगा. R1 variable is getting created over here of the data type struct rectangle. Now struct rectangle can store two things, length and breadth, and therefore this R1 can store length also, it can store breadth also. Are you getting this? Answer in the chat. Yes, no. Can we create another variable rectangle of data type int in same program? Can we create another variable rectangle of data type int in same program? मुझे नहीं समझ में आया. Gaurav, I didn't understand your question. Can we create another variable rectangle of data type int in the same program? अच्छा, you are talking about that कि अगर आपने एक struct rectangle define कर दिया है तो क्या आप rectangle नाम का कोई बना सकते हो कि नहीं? Let us try and see what is happening. Let us see what is happening. तो मान लो, ठीक है, मैंने एक नया rectangle बनाया. I have created int rectangle, जिसकी वैल्यू मैंने लिखी है 10. Now what I am doing, I am printing the value of this rectangle. ठीक है, let us see if this works. What Gaurav is asking is कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है struct rectangle, तो क्या मैं rectangle नाम का एक और इंटीजर भी बना सकता हूं क्या? ठीक है, let us see what exactly is happening. Let us run this and see.
The answer that we are getting is 10, which means that yes, you can create an integer called as rectangle. Now why is this happening? Isn't a structure created of the same name rectangle? This is where we are thinking wrong. ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसका नाम रेक्टेंगल नहीं है, उसका नाम है स्ट्रक्ट रेक्टेंगल. तो यहां पे जब आप लिख रहे हो इंट रेक्टेंगल तो आप बना सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल इज नॉट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट वी हैव क्रिएटेड. द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट वी हैव क्रिएटेड, द नेम ऑफ द डेटा टाइप दैट वी हैव क्रिएटेड इज स्ट्रक्ट रेक्टेंगल. आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट यस नो. देखो फिर से मैं इसको, कैन वी क्रिएट इंट वेरिएबल? नो, वी वोंट बी एबल टू. देखो कैसा होता है कि देखो, इफ इंट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सी, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि इंट इज इक्वल टू 3. आप ये नहीं लिख सकते. वाई? बिकॉज इंट डेटा टाइप इज ऑलरेडी क्रिएटेड, यू कैन नॉट राइट दिस. लेकिन आपने जो डेटा टाइप बनाया है उसका नाम है स्ट्रक्ट रेक्टेंगल. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, प्लीज मत बोलना कि दिस कंबाइंड इज अ डेटा टाइप नेम. सिर्फ रेक्टेंगल इज नॉट द डेटा टाइप का नाम. स्ट्रक्ट रेक्टेंगल इज फुल, ये पूरा नाम डेटा टाइप का नाम है. तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं इंट स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, देन दैट वुड बी रॉन्ग. लेट अस सी इफ इट इज एक्चुअली रॉन्ग. अगर मैंने यहां पे लिखा इंट स्ट्रक्ट रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10 एंड लेट अस रन दिस नाउ. ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है? जस्ट अ सेकंड, यहां पे ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखा है कि स्ट्रक्ट रेक्टेंगल. अच्छा, ऐसे तो लिख ही नहीं सकते. सी इट वोंट हैपन. द केस दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व विल नेवर हैपन. क्यों? क्योंकि देखो स्ट्रक्ट और रेक्टेंगल के बीच में स्पेस है, एंड आप अगर कोई इंटीजर का नाम लिख रहे हो तो उसके बीच में आपको स्पेस नहीं रह सकते. तो अगर आप यहाँ पे स्पेस डालते भी हो, देन स्ट्रक्ट अंडरस्कोर रेक्टेंगल इज नॉट इक्वल टू स्ट्रक्ट स्पेस रेक्टेंगल. समझ रहे हो? यस. तो दिस इज अ वेरी क्लेवर थिंग डन बाय सी प्रोग्रामर्स. क्या आपने अगर स्ट्रक्ट डिफाइन कर दिया, बीच में स्पेस आ रहा है, आप उसको इंटीजर फॉर्म में लिखने जाओगे, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिर बिकॉज डेटा टाइप जब आप लिखते हो तो बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए. बट एनीवेज, यहां तक चीजें समझ में आ रही है सभी को? आंसर इन द चैट यस नो. यस. तो अभी तक हमने क्या देखा है? स्ट्रक्चर को पहले डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्ट, देन नेम, ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, उसके बीच में यू राइट ऑल द डेटा टाइप्स दैट यू वांट टू स्टोर इनसाइड ऑफ इट. ठीक है, टू इनिशियलाइज इट इनसाइड ऑफ द मेन you will write struct name, पूरा नाम, पूरा डेटा टाइप, and then whatever variables you want to create, r1 r2 r3 जितना भी है. ठीक है. now here comes the thing, what if I want to initialize some value inside of the structure that I have created? मतलब let us say this is my struct rect. ठीक है, this is my struct rectangle. इसके अंदर है length and इसके अंदर है breadth. very good, ये सबको पता है. this is my struct rectangle, पूरा नाम. ठीक है. What have I done is, इस स्ट्रक्ट रेक्टेंगल को यूज करके मैंने बनाया R1. ठीक है, इस स्ट्रक्ट रेक्टेंगल को यूज करके मैंने बनाया R1. तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं. ठीक है, इंटीजर से कंपेयर करेंगे चीजों को और सेम टू सेम हम इंप्लीमेंट कर देंगे फॉर अवर ओन डेटा टाइप. ठीक है, इट इज अ वेरी बिग थिंग, लाइक वेरी इजी थिंग. जो सी प्रोग्रामर्स ने डेटा टाइप बनाया है उसको आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो अपने डेटा टाइप के लिए. तो अगर किसी सी प्रोग्रामर ने इंटीजर लिख दिया है, आपने उसको यूज करके लिखा इंट ए. ठीक है, तो अगर आपको उसको वैल्यू देनी है तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो इंट ए इज इक्वल टू 5. सिमिलरली आपने बनाया स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, उसका नाम दे दिया R1, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना सीधा कि स्ट्रक्ट रेक्टेंगल R1 इज इक्वल टू, अब देखो हियर इज द प्रॉब्लम, R1 इज अ स्ट्रक्चर which can store two values, length and breadth. इंटीजर एक ही वैल्यू लिख रहा था, इसीलिए आप इज इक्वल टू के बाद एक वैल्यू लिख दे रहे थे. सिंस हियर देयर आर टू वैल्यूज, यू विल राइट ब्रेसेस के अंदर वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2. आर यू गेटिंग दिस? आर यू एबल टू कंपेयर बिटवीन व्हाट वी हैव बीन राइटिंग अब तक? हम इंट से जो काम करते आ रहे थे, सेम चीज यू कैन अप्लाई फॉर योर ओन क्रिएटेड वेरिएबल. कैसी समझ में आ रहा है सबको? आंसर इन द चैट यस नो. आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट, और डू यू वांट मी टू रिपीट दिस? शुड आई रिपीट इट वन मोर टाइम? चैट सेक्शन में बताओ जरा मुझे. नो? ओके.
अब ठीक है, लेट अस मेक सम मोर कंपैरिजन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली वी आर वर्किंग विद स्ट्रक्चर। देखो क्या था, पहले से किसी ने इंट बनाया था, मैंने क्या किया, मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 5। सो क्या हो रहा था, मेमोरी के अंदर स्टैक के अंदर a नाम का वेरिएबल बना जो इंटीजर टाइप का था, उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी 5। सिमिलरली मैंने एक स्ट्रक्चर, मैंने खुद का डेटा टाइप बनाया जिसका नाम था स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। उसको यूज करके मैंने जैसे यहाँ पे इंट था वैसे यहाँ पे स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। तो जब मैंने लिखा इंट a डेटा टाइप प्लस नेम, हियर आल्सो आई विल राइट द डेटा टाइप प्लस नेम। तो डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल फुल इज द डेटा टाइप, ठीक है, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल पूरा। उसके बाद r1 इज इक्वल टू, देन आई गेव अ वैल्यू लेट अस से 10,15। सो व्हाट विल हैपन इज, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल के अंदर सबसे पहले मैंने ऐसे लिखा था int l, b। So this 10 will go and settle down into the length value and this 15 will go and settle down into the breadth value. So inside of memory ये कैसे दिखेगा, ठीक है, inside of memory what is getting created, r1 is getting created. It can store two things, it can store a length, it can store a breadth. First is length, so the first passed value 10 will go and get stored as length. Second value is breadth, so the second passed value 15 will get and be stored as breadth value. Are you getting this? Answer in the chat, yes, no. ये चीज समझ में आ रहा है सबको? Please answer in the chat. Yes, okay. So now let us, अब तक जितना किया है उसको थोड़ा ऑनलाइन सी कंपाइलर में लिखते हैं। हमने डेटा टाइप बनाया है खुद का जिसका डेटा टाइप था स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। वो दो चीजें स्टोर कर सकता है, L एंड B। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, दिस इज rectangle नहीं, rectangle, this is my data type. I am creating a variable r1, I am initializing it values 20 and 30. So what will happen, struct rectangle can store two values, first value is length, second value is breadth. So the length value will be passed as 20 because it is first, and the breadth value will be passed as 30 because it is second. Are you getting this? Answer in the chat, yes, no. ये चीज समझ में आया सबको? Answer in the chat, yes, okay. अब देखो what happens is, let us again try to compare it. We used to write an integer, ये एक integer किसी ने C प्रोग्रामर में बनाया हुआ था. We used to write int a, and further inside of our program जब भी हमें a की जरूरत पड़ती थी तब हम a सीधा बुला के उसको यूज कर लेते थे। ये चीज पता है सबको? आंसर इन द चैट, यस, नो। जब हमें प्रिंट करना होता था हम सीधा a लिख देते थे, जब हमें स्कैन करना होता था हम सीधा एंड a लिख देते थे। एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, लाइफ वाज इजी। अभी हमने क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। स्ट्रक्ट रेक्टेंगल के अंदर स्टोर्ड है वैल्यूज, लेंथ की भी वैल्यू एंड ब्रेड्थ की भी वैल्यू। उसको यूज करके मैंने बनाया r1। सो माय r1 कैन ऑल्सो स्टोर अ लेंथ वैल्यू and my r1 can also store a breadth value. Now if I want to access the value stored inside of r1, ठीक है, so what exactly is happening over here, ठीक है, this is my memory जिसके अंदर r1 is created over here. r1 is of the type struct rectangle, therefore it can store a length also, it can store a breadth also. This is my r1. When I was initializing, I initialized this as 20, I initialized this as 30. Now I want to access length, I want to access breadth, but length and breadth are inside of r1, ठीक है, length and breadth are inside of r1. So to get inside of r1 we use something called as dot operator, dot, ठीक है, this dot, this is called as the dot operator. ऐसा समझ लो कि dot operator lets you get inside of something. So किसके अंदर जाना है, we want to first go to r1, so we first go to r1 and then r1 के अंदर जाके if I want to access L, so I'll say r1 dot L. If I want to access B, but B is inside of r1, so I'll say r1 and then I'll say dot and then I'll say B. Are you getting this? Answer in the chat. r1 dot L का मतलब है r1 के अंदर जाओ और L को एक्सेस करो।
r1.b का मतलब है r1 के अंदर जाओ और breadth को एक्सेस करो. Now see, since I can access the individual length and breadth value, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिखा ना, 20 जा रहा था लेंथ को, 30 जा रहा था ब्रेड्थ को, इसकी जगह पे मैं सिंपल ऐसा लिख सकता हूँ r1 20 एंड r1.b इज इक्वल टू 30. ये भी सेम काम करेगा. r1 में जाओ, उसके अंदर के लेंथ में जाओ और उसकी वैल्यू 20 सेव कर दो. r1 में जाओ, उसके अंदर ब्रेड्थ में जाओ और इसकी वैल्यू 30 सेव कर दो. Are you getting this? How can we access the values stored inside of a structure? Answer in the chat please. Yes, no. ये चीज समझ में आ रहा है सभी को? Yes? Okay? Okay. So let us solve a question. Okay? Let us solve a question. And the question is like this. We have to define a structure. Okay? We have to define a structure called as rect. ध्यान से सुनना. We have to define a structure called as rect, which can store a length value, it can store a breadth value. ठीक है. Now what do you have to do? And it can also store an area value. So now what do you have to do? You take the value of length from a user, you take the value of breadth from a user, and you compute the value of A from the input value of length and breadth for one rectangle called as R1. मतलब क्या है? You have to create a structure called as rectangle जो तीन चीजें स्टोर कर सकता है, length, breadth and area. Then for this rectangle R1, you take the value of length, you take the value of breadth, and then you compute the value of area and store it. Are you getting this? Answer in the chat. Yes, no. Question समझ में आ रहा है सभी को? Yes, are you understanding the question? Okay. Let us now see how we will do it. So very simple. ठीक है, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, struct rect. It can store two things: integer length, integer breadth, and integer area. Now, inside of my main, I want to create a rectangle R1. ठीक है, I want to create a rectangle R1. But अब data type क्या है? Struct rect. So I'll say struct rect R1. Now, for this R1, I need to take the value of length and breadth from the user. ठीक है. So what exactly is happening? जब मैंने लिखा struct rect R1, ठीक है, जब मैंने लिखा struct rect R1, so for every question try to visualize what is happening. ठीक है, let us try to visualize what is happening so that your concept of structure will also get cemented अच्छे से. We have created something called as struct rect which can store length, breadth and area. इसको यूज करके मैंने बनाया R1. So if this is my R1 can store one length value, it can store one breadth value, it can store one area value. Length value can be accessed using what? R1.L. Breadth value can be accessed using R1.B. याद रखना R1.L क्यों? क्योंकि यहाँ पे L डिफाइन किया था. अगर मैं LEN डिफाइन करता तो I would have to write LEN over here. जिस तरह से आपने स्ट्रक्ट में LBH लिखा है अगर, तो आपको यहाँ पे भी R1.L, R1.B, R1.H लिखना पड़ेगा. The name should be the same. Are you getting this? Answer in the chat. Yes, no. इसे समझ में आ रहा है सबको? Okay, yes. And area obviously I can access using what? R1.area. क्योंकि area पूरा क्यों? क्योंकि पूरा area मैंने ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे. So what will happen? Here I will first scan the value of length and breadth. So what will I say? Scanf. What do I need? I need integer value. So percentage %D. What do I need the values for? R1.L and R1.B. Therefore I'll say and accept the value of R1.L, comma, accept the value and R1.B. क्या ये लाइन समझ में आया सबको? R1.L, R1.B I am accepting from the user. Are you getting this? Okay. Now let us say the user has entered the value. R1.L की वैल्यू आ गई 10, R1.B की वैल्यू आ गई 20. So here this value is 10, this value is 20. So if I want to compute the area is equal to length into breadth. But whose area I want to calculate? I want to calculate the area of R1. Therefore, what will I say? Area of R1 is equal to length of R1 into breadth of R1.
तो एरिया ऑफ R1 कैसे ढूंढ सकते हैं हम? इट इज सिंपली R1 डॉट एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ R1, R1 डॉट L, ब्रेड्थ ऑफ R1, R1 डॉट B. ये चीज समझ में आ रहा है सबको? आंसर इन द चैट, यस नो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाउ वी आर गेटिंग इनसाइड ऑफ R1, accessing L, accessing B and storing it inside of area. सबको समझ में आया? आंसर इन द चैट, यस नो? Yes, okay. So what will I write? I can simply say R1 dot area will be equal to R1 dot L. Okay, so let me just copy this into R1 dot B. Now what do I have to do? I simply have to print R1 dot area. So I can say printf the area is percentage D, and the area that I want to print, let me put a backslash n over here. The area that I want to print is actually R1 dot area, R1 ka area. Okay, so if I try to run this, hopefully there are no errors. Okay, so let us say the length that I am entering is 3, the breadth that I am entering is 6, length into breadth 6 3s are 18, and the area is 18. So what exactly is happening when you say R1 dot area is equal to R1 dot length into R1 dot B? वो R1 dot length access करेगा 10, R1 dot B access करेगा 20. So this is 10 into 20 यहाँ पे, which will be 200. In our case, R1 dot length was 3, R1 dot breadth was 6, I think. So 6 into 3, 18 I answer. Is this part clear to all of you? Answer in the chat please, yes, no? Yes? Let us try to solve one more question, just so that our concepts are clear. We have to create a structure called as complex to store complex numbers. अब complex numbers की क्या खासियत है? उसके पास होता है एक रियल वैल्यू, उसके पास होता है एक इमेजिनरी वैल्यू. तो आपको for a complex number C1, you have to take its real value from the user, you have to take its imaginary value from the user, and you have to print its this modulus z. ठीक है, ये उसका जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या व्हाट डू यू कॉल इट, मॉड z को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, यू वांट टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये कैसे निकलता है? इट इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, द एब्सोल्यूट वैल्यू इज कैलकुलेटेड लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? आंसर इन द चैट, यस, नो? Did you understand the question that we have to do? Okay. So firstly, let me just erase this part. Let us write it all over again. Okay. Okay. Now I need to create a structure of, let us say the name that I want to give is complex. Okay. So देखो, underscore complex is a keyword, but simple complex is not a keyword. But to just make sure कि हम कुछ bypass नहीं कर रहे, let us say मैंने बनाया comp for complex. तो struct comp is a structure for storing complex numbers. ठीक है, it can store let us say 2 integer values, a real value and imaginary value. ठीक है, so what do we have to do? We have to create a complex number C1. So what will I say? Struct comp C1. ठीक है, and I want to take the value from the user again. So let me quickly write down the code for you. कैसे करेंगे? We'll just use scanf. ठीक है, we'll take 2 integer values, percentage d. अब इसको स्टोर कहाँ करना है? C1 के रियल में, C1 के इमेजिनरी में. So we'll say and C1 dot real. ठीक है, उसके बाद and C1 dot imaginary. ठीक है, now I want to store, I don't want to store the absolute value, I just want to print the absolute value. But अगर मान लो मुझे absolute value store करना होता, तो वो absolute value can be a float value, क्योंकि आप square root निकाल रहे हो. तो what I can say is float absolute, ABSO absolute value. ठीक है, ABSO is an absolute value that I will store for a given complex number. यहां तक चीजें समझ में आ रही है? आंसर इन द चैट प्लीज, यस, नो? ठीक है, ओके. हाउ विल द एब्सोल्यूट वैल्यू बी क्रिएटेड? इट विल सिंपली बी, सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट करना है, तो SQRT, इट इज अ कीवर्ड,
उसके बाद यू नीड टू डू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। तो आप इसको एग्जैक्टली क्या करोगे, यू विल सिंपली से पावर ऑफ रियल कॉमा 2, दिस इज व्हाट रियल स्क्वायर, प्लस power POW of imaginary comma 2, this is what, this is x square and this is y square. But to use SQRT, to use POW, we will have to call a standard library called as math.h. So first I'll write hash include math.h. ठीक है, नाउ वेरी सिंपल, व्हाट डू हैव टू डू, आई विल सिंपली से कि C1 डॉट एब्सो, C1 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज एक्चुअली यू टेक द स्क्वायर रूट, ठीक है, यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, फर्स्ट यू टेक द पावर ऑफ रियल, सिर्फ रियल नहीं, C1 का रियल, सो आई विल से C1 डॉट रियल एंड यू रेज इट बाय अ वैल्यू 2, मतलब स्क्वायर करना है, प्लस यू टेक द सेम थिंग C1 डॉट इमेजिनरी कॉमा 2, ठीक है, तो C1 डॉट इमेज कॉमा 2, सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फाइनली उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं C1 डॉट एब्सो में। सो लेट इज फाइनली प्रिंट, सो आई विल से प्रिंट एफ, ठीक है, आई विल से प्रिंट एफ द एब्सोल्यूट value is, now it is a float value, so I'll say percentage f and ठीक है बैकस्लैश n, all those nitty-gritties, ठीक है, लेकिन अब प्रिंट क्या करना है, एप्सो, किसका एप्सो, C1 का एप्सो, so I'll say C1 dot एप्सो। Are you getting this? Answer in the chat, yes, no, समझ में आ रहा है? So just for trial sake, let us say real is 1, imaginary is also 1, so square root of 1 plus 1 which is square root of 2 which is अप्रोक्सीमेटली 1.414, ये मेरा आंसर आना चाहिए अगर मैं 1 और 1 एंटर करता हूं। So let us run this and see if things are working, things are fine, okay, no compiler issues, 1 and 1, the APSO value is 1.414214. Are you getting this? Answer in the chat, yes, no, yes, सबको समझ में आ रहा है? Okay, let us just take one more example, we'll not solve any question, we'll just take one example of how we can use structures in day-to-day life, in real life, ठीक है? So what exactly is happening over here? Let us say you have a student, और यही हमेशा पहला example होता है structure का whenever you are learning it in college. So a student can have different values. For example, it can have a roll number, it can have a name, it can have a department, it can have an address. तो आप क्या लिखोगे? You will simply create a structure. So you will say struct student, ठीक है, struct student, ये सब लिख दिया, सेमीकोलन डाल दिया, उसके बाद what will say roll number. So let us say integer roll, उसका नेम लिखना है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम लिखते हैं कैरेक्टर अरेज में, तो मान लो 20, फर्स्ट विल हैव टू राइट द नेम, सो कैर नेम एंड उसका साइज मैंने दिया है 20, एड्रेस लिखना है तो कैर एड्रेस और उसको मैंने दे दिया है 100 है, 100 स्पेस। सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टूडेंट। अब मैंने अगर इसको यूज करके S1, S2, S3 ऐसे आई कैन क्रिएट मल्टीपल स्टूडेंट्स। यहां तक चीजें क्लियर है? आंसर इन द चैट यस नो। ओके ओके, सबको याद है एरेज हमने आफ्टरनून में किया था, एरेज याद आ रहा है सबको? जो भी हमने एरेज की चीजें डिस्कस की थी याद आ रहा है? हाँ, तो एरे बनने के पहले हमारे पास बस था इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर। तो हम क्या बोल रहे थे कि यार अगर लेट अस कंसिडर इंटीजर फॉर नाउ, इफ आई वांट टू क्रिएट मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज i1, i2, i3, i4 1000 बनाने हैं तो आई कैन नॉट जस्ट डू दैट, बहुत टाइम वेस्टिंग होगा, तो हमने उसको एरे का फॉर्म दे दिया। सिमिलरली just like int was a data structure, a data type, your structure that you are creating is also a data type. उसको यूज करके आप रेक्टेंगल R1, R2, R3, R4 बना रहे थे या कॉम्प्लेक्स नंबर C1, C2, C3, C4 बना रहे थे। मान लो 1000 कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाने या मान लो 1000 इंटीजर्स, 1000 रेक्टेंगल्स
या आपकी क्लास में 70 स्टूडेंट्स है तो 70 स्टूडेंट्स बनाना है. यू कैन नॉट जस्ट से स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4. तो जैसे arrays were saving us before in when we had to define integers, multiple collection of integers, similarly if we want to create multiple variables of our data types, we can use arrays there also. Are you getting this? मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है? Answer in the chat, yes, no. ठीक है. Again, since we are learning a new thing, we will always try to compare it with the thing that we already know. तो हो क्या रहा था, किसी सी प्रोग्रामर ने बड़ी मुश्किल से एक इंटीजर डिफाइन किया, हमने उसको लिया और हम उसका एरे बना देते हैं. तो कैसे बनाते हैं, हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एक नाम दे देते हैं, फिर एक साइज दे देते हैं. तो अब मेमोरी में क्या इसका इफेक्ट पड़ता है. अब अगर ये मेमोरी में देखा जाए तो मेमोरी में होता ये है, दिस इज माय मेमोरी, व्हाट इज हैपनिंग, 50 एलिमेंट्स का एक एरे बना जिसका नाम था ए. ईच डब्बा ओवर हियर कैन स्टोर एन इंटीजर, एंड इसको हम लोग नाम कैसे लिखते थे, A0 है ना, ये है मेरा A1. ऐसे करते 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 सिंस इट इज 50, सो ये होगा A49. आर यू गेटिंग दिस? एंड ईच डब्बा कैन स्टोर ओनली वन इंटीजर. ये चीज याद आ रही है सबको? आंसर इन द चैट, यस नो. ये चीज याद आ रहा है सबको? प्लीज आंसर इन द चैट. यस, ओके. लेट अस नाउ एक्सटेंड द सेम थिंग, क्योंकि जो इंटीजर के लिए मैं कर रहा था, इंटीजर वाज अ डेटा टाइप. अगर मैंने मेरे खुद के लिए स्ट्रक्चर बनाया, वो भी तो एक मेरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. जो इंटीजर के लिए काम कर रहा था, वो मेरे खुद के डिफाइंड डेटा टाइप के लिए भी काम करना चाहिए. ठीक है, तो वो काम करेगा. कैसे काम करेगा, लेट अस सी. लेट अस से यू हैव डिफाइंड सम कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रक्ट कॉम्प, जैसे हमने पीछे किया था. अगर आपने लिखा स्ट्रक्ट कॉम्प, उसके अंदर क्या है, एक इंटीजर है विच इज व्हाट, रियल, एंड एक इंटीजर है विच इज व्हाट, इमेजिनरी के लिए, एंड एक फ्लोट वैल्यू है विच विल बी स्टोरिंग एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है, ये चीज हमने किया है. अब अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर C1, C2, C3 सब बनाना है तो मैं लिख सकता हूं, बट अगर मुझे जैसे यहाँ पे A1, A2, A3 की जगह अगर 50 बनाने थे, मैं सीधा लिखता था A50. तो यहाँ पे द सेम थिंग विल अप्लाई. पहले डेटा टाइप. So just answer in the chat, what is the data type of my variable created over here? इसका data type क्या है? इसका data type क्या है? Answer in the chat. Just write down the data type. Don't write down the entire statement. Just write down what will be the data type of this. अगर मैंने struct comp बनाया है तो what will be the data type? Yes, खुशी, struct is not the data type. Struct comp पूरा मिलके एक data type है. Again, I am repeating this again. Struct is not the data type. Struct comp पूरा मिला के एक data type बन रहा है. ठीक है, प्लीज आई एम टेलिंग दिस अगेन. सब लोग एक बार इसको लिख लो कहीं पे, चाहिए तो हाथ पे टैटू बना लो इस बात का कि struct comp पूरा मिला के एक डेटा टाइप का नाम है. जैसे इंटीजर इज वन डेटा टाइप, फ्लोट इज वन डेटा टाइप, स्ट्रक्ट कॉम्प इज अ डेटा टाइप. स्ट्रक्ट अलग, कॉम्प अलग नहीं है. स्ट्रक्ट कॉम्प मिला के एक डेटा टाइप बन रहे हैं. ये चीज क्लियर है क्या सबको? आंसर इन द चैट, यस नो. तो अगर मुझे एरे बनाना था तो मैं लिखता था डेटा टाइप इंट. तो यहां पे डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट कॉम्प. तो मैं ऐसे लिखूंगा स्ट्रक्ट कॉम्प. फिर मैं लिखता था नाम. सो लेट अस से आई एम क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो सी. फिर मैं लिखता था साइज. तो मान लो मुझे साइज चाहिए 50, एंड देन सेमीकोलन. सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर इज, दिस इज माय क्रिएटेड डेटा टाइप. द डेटा टाइप इज स्ट्रक्ट कॉम्प. ठीक है, सो दिस थिंग ओवर हियर इज द डेटा टाइप. दिस सी इज अ नेम, एंड दिस 50 इज द साइज. तो अगर मैं ऐसे लिखता था इंट ए ऑफ 50, तो क्या होता था, 50 एलिमेंट्स बन जाते थे, ऑल ऑफ द टाइप इंटीजर. तो अगर मैंने लिखा स्ट्रक्ट कॉम्प सी ऑफ 50, मतलब 50 डब्बे बनेंगे, बट सबका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट कॉम्प. आर यू गेटिंग दिस? यहां पे ऊपर देखो, ऊपर क्या हो रहा है, 50 डब्बे बन रहे हैं, जिसको आप बुला सकते हो ए यूज करके,
बट उनका डेटा टाइप है इंट। यहां पे क्या हो रहा है, 50 डब्बे बन रहे हैं जिसका नाम पड़ रहा है सी, और इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट कॉम्प। So if you try to visualize this, what exactly is happening inside of the memory? Let us say this is my entire memory. उसके अंदर 50 डब्बे बन रहे हैं, ठीक है, 50 डब्बे बन रहे हैं, ठीक है। दिस इज 1 डब्बा, दिस इज सेकेंड डब्बा, दिस इज थर्ड डब्बा, ऐसे करते करते 50 डब्बे बन रहे हैं। बट ऊपर जब आप लिख रहे थे तो एवरी डब्बा वाज ऑफ द टाइप इंटीजर, इसीलिए वो सिर्फ एक इंटीजर स्टोर कर सकता है, एक इंटीजर स्टोर कर सकता है, एक इंटीजर स्टोर कर सकता है। हियर योर 50 डब्बास और ऑफ द टाइप स्ट्रक्ट कॉम्प, और स्ट्रक्ट कॉम्प क्या क्या स्टोर कर सकता है, रियल, इमेज, एप्सो। So therefore each dabba called as C that you have created can store three things: real, image, apso, real, image, apso, real, image, apso. So this is C of 0, this is C of 1, ऐसे करते करते finally C of 49 because there are 50 dabbas. Are you getting this? Answer in the chat yes, no. ये चीज समझ में आ रहा है? यस, इस चीज में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना, और कभी भी इस चीज को बाय हार्ट मत करना। बाय हार्ट करोगे तो बहुत सारे मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। तो हमेशा इसको लॉजिकली कंपेयर करना इंटीजर के साथ। हम लिखते क्या होते, इंट ए ऑफ 50, तो क्या होते थे, 50 डब्बे क्रिएट होते थे यहाँ पे। एवरी डब्बा कैन बी कॉल्ड यूजिंग A0, A1, A2, A3, हर डब्बे का डेटा टाइप था इंटीजर। यहाँ पे 50 डब्बे बन रहे हैं, एवरी डब्बा कैन बी क्रिएटेड कॉल्ड यूजिंग C0, C1, C2, C3, हर डब्बे का डेटा टाइप है स्ट्रक्ट कॉम्प। अगर डेटा टाइप ही स्ट्रक्ट कॉम्प है और स्ट्रक्ट कॉम्प खुद रियल इमेजिनरी एप्सो स्टोर कर सकता है, तो ईच डब्बा, बिकॉज दीज डब्बास आर ऑफ द डेटा टाइप स्ट्रक्ट कॉम्प, तो ईच डब्बा विल स्टोर रियल, इमेजिनरी एंड एप्सो, रियल, इमेजिनरी, एप्सो, रियल, इमेजिनरी, एप्सो। आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट प्लीज यस, नो। ये चीज समझ में आ रही है सबको? Our structure stored in memory in contiguous location. So actually यहाँ पे चीजें ये होंगी कि ऐसा समझ लो ना, मतलब I'll have to check, but general understanding is this: 0, 1, 2, फिर 3, 4, 5, है ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे होगा, ठीक है। These are, देखो ये एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, बट एक्चुअली मेमोरी तो कंटिग्यूअस ही है। इनसाइड अगर आप हार्डवेयर खोल के देखोगे उसको, उसके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास लेके एकदम अंदर जूम इन कर दोगे तो चीजें तो डब्बे ही हैं अभी भी। द मेमोरी इज स्टिल मेड अप ऑफ ग्रिड्स। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ वी आर एबल टू विजुअलाइज थिंग्स विच आर गेटिंग स्टोर्ड। ये अभी भी डब्बे ही स्टोर हो रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस गौरव? यस, ओके। अगर चेक करना है कैसे स्टोर हो रही है तो प्रिंट एड्रेस प्रिंट कर देना, ठीक है। विल ट्राई टू डू दैट अगर टाइम मिला, वरना आप एज अ एक्टिविटी आप एड्रेस प्रिंट करके देख सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि क्या वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन है या नहीं, ठीक है। बट यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं क्या सबको? आंसर इन द चैट प्लीज यस, नो। चीजें समझ में आ रही है? यस, ओके। नाउ हमने ये तो सीख लिया कि मैंने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है उसके बहुत सारे वेरिएबल्स अगर एरे में बनाना है तो कैसे बनेगा, दैट आई नो। अब देखते हैं कि उसके अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस ट्राई टू थिंक, ठीक है। कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ लॉजिकली सीखना है, ठीक है। सो लेट अस से दैट समबडी अगेन क्रिएटेड इंटीजर, मैंने उसको लिया, मैंने उससे बना दिया इंट ए ऑफ 50, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता था, ये ऐसे एरे बन गया, ये हो गया A0, ये हो गया सेकंड, हो गया A of 1, ऐसे करते करते सारे इंडेक्स हो जाते थे। तो अगर मुझे इस डब्बे में कोई वैल्यू स्टोर करनी है इस डब्बे में, तो मैं क्या लिखता था, एंड A of 0। मुझे लास्ट डब्बे में कुछ वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं लिखूंगा एंड A of, since it is 50, I will say and A of 49, है ना। आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? अगर मुझे ये एलिमेंट है, लेट अस से दिस एलिमेंट इज A of 35, इसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है तो मैं प्रिंटफ के अंदर क्या लिखूंगा, A of 35।
ये चीज समझ में आ रही है सबको? ये चीज याद आ रही है सबको? आंसर इन द चैट, यस नो। ये चीज याद आ रही है? Yes? Okay. Now let us try to think in a similar fashion for our own user defined data type, that is for our own structure. ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिखता हूं ताकि थोड़ा एक ही स्क्रीन पे सब कुछ आ जाए. सो लेट अस से मैंने क्रिएट किया है स्ट्रक्ट कॉम्प, जिसके अंदर तीन चीजें स्टोर होती हैं, रियल, इमेजिनरी एंड एप्सो. फिर मैंने क्या किया, मैंने किया स्ट्रक्ट कॉम्प, ठीक है, फिर सी और 50. तो अब हो क्या रहा था, 50 डब्बे बन रहे हैं जिसको आप बुला सकते हो सी ऑफ 0, सी ऑफ 1, ऐसे करते 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 फाइनली यू कैन गो टू सी ऑफ 49. ठीक है, एवरी डब्बा is of the type struct comp and each struct comp can store R, I and A. So here you can store R, here you can store I and A. Similarly, second dabba can also store real, imaginary and absolute. Final dabba can also store real, imaginary and absolute. Now you will be able to relate to it very अच्छे से. मुझे क्या करना है, मुझे मान लो C0 के अंदर स्टोर हुआ R चाहिए. वेरी सिंपल, आई विल से C0 में जाओ, C0 में जाओ. कैसे C0 में जाएंगे, डॉट यूज करके. तो C0 में जाओ एंड उसका रियल पार्ट ले लो. स्टोर करने के लिए एंड लगा देंगे, तो एंड C0 डॉट आर मतलब क्या, C0 के R में जाओ और ये जो वैल्यू तुमने स्कैनफ में ली है उसको स्टोर कर दो. अगर मुझे C0 के A को प्रिंट करना है, एब्सोल्यूट को प्रिंट करना है, सो तो C ऑफ 0 में जाओ, ठीक है, और उसके अंदर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो. इज इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? आंसर इन द चैट, यस नो. समझ में आया ये चीज कैसे कर रहे हैं हम? बिल्कुल सिंपल है. अगर देखो, अगर ये सिंगल था C और उसके अंदर रियल, इमेजिनरी एंड एब्सोल्यूट थे RIA, सो हम बोलते थे C डॉट R, C डॉट I, C डॉट A. लेकिन अब ये एरे है C0, C1, ठीक है, ये डब्बों का एरे बन गया है. सो अगर आपको इंडिविजुअल डब्बे के अंदर जाके, इंडिविजुअल ब्लॉक के अंदर जाके उनके RIA को एक्सेस करना है, सो इनसे C ऑफ 0 के अंदर जाओ और C ऑफ 0 का रियल देखो, C ऑफ 49 के अंदर का एब्सोल्यूट ले लो. आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट प्लीज, यस नो. यस, ओके. नाउ लेट अस एक्सटेंड अवर कंसेप्ट. ठीक है, लेट अस नाउ एक्सटेंड अवर कॉन्सेप्ट. हाउ टू स्टोर दीज वैल्यूज बाय टेकिंग इट फ्रॉम द यूजर. बहुत सिंपल है, मतलब आफ्टर टुडेज सेशन यू विल लाफ के स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा सिंपल थे, हमने कभी उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया. फुकट में ऐसे बहुत ज्यादा ये हाइप बना दिया कि स्ट्रक्चर्स आर वेरी डिफिकल्ट. अगर आप उसको कंपेयर करोगे इंटीजर्स के साथ तो सेम ही चीजें हैं, बस इंटीजर किसी और ने डिफाइन कर दिया है, आप खुद के लिए अपने सेल्फ डिफाइंड स्ट्रक्चर्स बना रहे हो. सो लेट अस गो बैक. ठीक है, अगेन सेम चीज, किसी ने इंटीजर बनाया था, ठीक है, किसी ने इंटीजर बनाया था, उसके बाद मैंने लिखा इंट A ऑफ 50, तो उससे हुआ क्या, उससे 50 एलिमेंट्स की एरे बन गई. नाउ इफ यू रिमेंबर, हाउ डिड आई एक्सेस दीज वैल्यूज? यूजिंग अ फॉर लूप. व्हाट विड आई से? फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन दिस वैल्यू 50, 0 से 50, 0 से लेस देन 40, मतलब 0 से 49 मतलब 50 एलिमेंट्स, I प्लस प्लस. एंड अगर मुझे इसके वैल्यूज का एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, A ऑफ I. तो I की वैल्यू 0 है तो A ऑफ 0, I की वैल्यू 1 है तो A ऑफ 1, I की वैल्यू 2 है तो A ऑफ 2. ये चीज याद आ रहा है सबको? स्कैन करना होता था तो एंड लगा देता था, प्रिंट करना होता तो एंड नहीं लिखता था. ये चीज याद आ रहा है सबको? आंसर इन द चैट, यस नो. यस. नाउ लेट अस एक्सटेंड द सेम थिंग. पहले विजुअली सोचेंगे क्या कर रहे हैं, उसके बाद उसको एक्सटेंड करेंगे स्ट्रक्चर्स के लिए. ठीक है, एंड फॉर वंस इन माय लाइफ टाइम आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ गुड लुकिंग बॉक्स. चलो, हल्का हल्का सीधा सीधा आया, नो इश्यूज. लेट अस से कॉम्प ही है, ठीक है, 50 एलिमेंट्स है इसके अंदर. सो दिस इज व्हाट C0, this is what C1 and finally this is C49. My data type is struct comp. ठीक है, तो मैंने मेन के अंदर कैसे लिखूंगा, I'll write struct
कॉम्प सी ऑफ 50। तो उससे क्या हुआ, स्ट्रक्ट कॉम्प डेटा टाइप के 50 डब्बे बने जिनको हम सी नाम से बुला सकते हैं। सी ऑफ 0, सी ऑफ 1, सी ऑफ 2, सी ऑफ 49 तक। एवरी डब्बा अगेन कैन स्टोर वन रियल वैल्यू, कैन स्टोर एन इमेजिनरी वैल्यू, कैन स्टोर एन एब्सोल्यूट वैल्यू, RI एरिया। ठीक है, तो अब देखो हो क्या रहा है। व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, आप पहले C0 पे जाओगे, उसका रियल लोगे, उसका इमेजिनरी लोगे, उसका एब्सोल्यूट लोगे। फिर आप C1 पे जाओगे, उसका रियल लोगे, उसका इमेजिनरी वैल्यू लोगे, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे। ठीक है, सो देखो ये रियल चेंज नहीं हो रहा, ये इमेजिनरी चेंज नहीं हो रहा, ये एब्सोल्यूट चेंज नहीं हो रहा। द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग ओवर हियर इज दिस। पहले C0 पे गए थे, फिर C1 पे गए, फिर C2 पे जाओगे। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, हम अगर वैल्यूज एक्सेप्ट करना चाहें यूजर से विदाउट यूजिंग अ फॉर लूप, तो हम कैसे लिखेंगे, तुम पहले C ऑफ 0 पे जाओ, उसके रियल को लो, सो C0 डॉट रियल, फिर उसके इमेजिनरी को लो, C0 डॉट इमेजिनरी, उसके बाद 0 पे जाओ और उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को स्टोर कर दो जो भी आ रहा है। उसके बाद C1 पे जाओ, उसका रियल वैल्यू लो, C1 डॉट रियल, उसके बाद C1 डॉट इमेजिनरी, उसके बाद C1 डॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इफ यू वांट टू रन अ फॉर लूप। अब ये देखो, यू कैन ब्रेक इट डाउन लाइक दिस, C1 डॉट रियल, यहां पे भी है डॉट इमेजिनरी डॉट एप्सो, डॉट रियल डॉट इमेजिनरी डॉट एप्सो, सेमीकोलन सेमीकोलन सेमीकोलन, सेमीकोलन सेमीकोलन सेमीकोलन, सी 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 सी। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज भाई साहब सिर्फ एक चीज हो रही है, यहां पे पहले सब 0 था, फिर सब 1 हो गया फर्स्ट ब्लॉक के लिए। तो व्हाट आई कैन सिंपली से, दिस इज एक्चुअली व्हाट, C ऑफ I के अंदर जाओ और उसका रियल वैल्यू एक्सेस करो, C ऑफ I के अंदर जाओ और उसका इमेजिनरी वैल्यू एक्सेस करो, C ऑफ I के अंदर जाओ और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सेस करो। अब I जो है, ठीक है, ये जो I है, इट कैन गो फ्रॉम 0 टू 49, क्योंकि मुझे 50 एलिमेंट स्टोर करने। तो अगर I की वैल्यू 0 है तो इट विल बी व्हाट, C0 डॉट रियल, C0 डॉट इमेज, C0 डॉट एप्सो। I की वैल्यू 1 है, C1 डॉट रियल, C1 डॉट इमेजिनरी, C1 डॉट एप्सो। I की वैल्यू 2 है, C1 डॉट रियल, C2 डॉट रियल, C2 डॉट इमेजिनरी, C2 डॉट एप्सो, विच इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। C0 में जाओ, लेट मी चेंज द कलर, C0 में जाओ, C0 डॉट रियल, C0 डॉट इमेजिनरी, C0 डॉट एप्सो। सो फॉर लूप यूज करके, जैसे आप एरे में फॉर लूप यूज करके सिंगल एलिमेंट स्टोर करते थे, आप एरे यूज कर, आप फॉर लूप यूज करके आप एलिमेंट्स भी स्टोर कर सकते हो। बट आपको ये चीज ध्यान देनी है, पहले इन तीनों को स्टोर कर लो, फिर इन तीनों को एज अ बंच। क्या ये चीज समझ में आ रहा है सबको? आंसर इन द चैट प्लीज, यस नो। आर यू गेटिंग दिस? पक्का समझ में आ रहा है? ओके, लेट अस डू वन एक्सरसाइज। ठीक है, let us do one exercise and then that would be the exercise that would basically sum up everything with which we wanted to learn about structures, and उसके बाद जाके हैकर रैंक पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो let us do that exercise. Let me clear the screen, but just tell me in the chat, structures easy लग रहे हैं या difficult लग रहे हैं? Can you just tell me in the chat? Easy है bro. Okay, that is what I'm saying, बहुत easy है, if you just understand it, very easy. बट अगर स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़े एंड देन यू सडनली जंप इनटू डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, आधा टाइम तो ये सुनने में लगता है कि स्ट्रक्ट लीफ, स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट व्हाट इज दैट थिंग। सो नो इश्यूज। हमें करना क्या है, यू वांट टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर रेक्टेंगल। ठीक है, यू वांट टू क्रिएट अ रेक्टेंगल स्ट्रक्चर, you take length, you take breadth, you calculate area, and you do this for, let us say, 5 rectangles. You want to create a rectangle structure, length, breadth and area वो store कर सकता है। You do this for 5 of them and you print the area for the 5 of them. ठीक है,
So let us try to do this. Let me go back to my online C compiler. Let me delete all of this. ठीक है, आराम से let us try to code it from the scratch. सबसे पहले if I am writing my C program, I would start with hash include. ठीक है, then stdio.h. This is my library. ठीक है, उसके बाद I have to define a structure called as rectangle. So I'll say struct rect. ठीक है, मेरा डेटा टाइप मैं बनाया जिसका नाम है struct rect. Don't forget the semicolon afterwards. ठीक है, उसके बाद this can store three things: length, breadth, area. If length and breadth both are integer values, then obviously length into breadth will also be area. It will also be an integer value. Therefore, I'll say int L, B, and A. L, B, A. L for length, B for breadth, A for area. Now I need to do this for 5 integers. So what I'll say पहले तो int main. ठीक है, उसके बाद what will I say? I am inside of my main and end में return 0 आता है. ठीक है, so now what will I say? See, I need to first create 5, क्योंकि मुझे 5 rectangles store करने हैं तो उनको declare करना पड़ेगा. What is the data type? Can you just answer in the chat? What will be the data type of those rectangles? Yes, very good, Tejas. That is the entire statement. Struct rectangle A of 5. S would be small. ठीक है, S would be small. Struct is a keyword. ठीक है, so what exactly is happening over here? This is the data type, struct rect. तो हम क्या लिखेंगे? Struct rect, and let us say I am calling it as, since they are rectangles, I'll call it as R, and I need to store 5 rectangles over here. So what will happen? Inside of my memory, and which memory am I talking about? I am talking about stack now. I am not talking about my heap memory. मैं stack की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने pointers नहीं यूज किया है, तो everything will be done in stack. Stack के अंदर क्या हुआ? 5 डब्बे बने. Each डब्बा has a data type of struct rect. Therefore, each डब्बा will be able to store length, breadth, and area. Length, breadth, area. Length, breadth, area, and so on for all the other boxes. अब मुझे क्या करना है? यूजर से लेना है लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू, कैलकुलेट करना है एरिया फॉर दैट करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल. सो आई विल डिफाइन या आई विल डिक्लेयर एन इंटीजर I फॉर द लूप दैट आई एम रनिंग. सो आई विल से फॉर लूप फॉर I is equal to 0, I less than 5, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, and you do I plus plus. ठीक है, now what do I have to do? सबसे पहले corresponding rectangle, corresponding R के लिए I need to take the length and the breadth value. So I'll say scanf. ठीक है, I need to take two values, %d, %d. What is this value? See, since it is scanf, you will have to say and I am taking the length value of R0, R1, R2, R3, R4. So I'll say R of I. एक जनरल R के अंदर जाके वो लेंथ स्टोर कर दो. Therefore I'll say ri.l. .l क्यों लिखा? क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर में डिफाइन किया था L. अगर मैं यहाँ पे len लिखता तो मुझे यहाँ पे भी len लिखना पड़ता. And similarly the second thing that I am storing is and R of I के अंदर जाके you take the breadth. So what exactly is happening over here? I की वैल्यू 0 तो टेक R0 का लेंथ, R0 का ब्रेड्थ. I की वैल्यू 1 तो टेक R1 का लेंथ, R1 का ब्रेड्थ. आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट. समझ में आ रहा है सबको? यस. नाउ लेट मी राइट टू प्रिंटफ स्टेटमेंट्स. I will say the length is %d \n and the length, the corresponding length I am printing first. So I'll say R of I का length print करो. Similarly, if I want to print the breadth, so what will I say? I'll simply copy paste it. The breadth, ठीक है, the breadth is R of I का B breadth. ये चीज समझ में आया सबको? आंसर इन द चैट यस नो. यहां तक क्लियर है सब कुछ? यहां तक कोई डाउट्स? प्लीज आंसर इन द चैट. No doubts? Okay. Now what do I have to do? I have to calculate the area for that corresponding rectangle. So I'll say this ith rectangle which is there,
उसके अंदर जाओ और उसके अंदर एरिया लो। उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? द रेक्टेंगल विच यू आर इन, go take its length value, multiply it with the current rectangle you are in, ith rectangle, उसके अंदर जाके उसकी breadth value से multiply कर दो। Are you getting this? Answer in the chat please, yes, no? ये लाइन समझ में आया? Yes. Finally, I'll simply print. So I'll say printf, the area is, so let me copy this, let me paste this, the area finally is percentage acceleration ri dot a. क्या चीज समझ में आ रही है सभी को? प्लीज आंसर इन द चैट, यस नो। नाउ लेट अस रन दिस, होपफुली देयर आर नो मिस्टेक्स, नो मिस्टेक्स चल रहा है। फॉर द फर्स्ट रेक्टेंगल लेट अस से द लेंथ इज 3, लेट अस से द ब्रेड्थ इज 6, तो एरिया आना चाहिए 18। तो देखो क्या आया, द लेंथ इज 3, द ब्रेड्थ इज 6, द एरिया इज 18। फॉर द सेकंड रेक्टेंगल let us say the length is 8, the breadth is 9, so the area should be 8 9 is 72, so the length is 8, breadth is 9, area is 72, बरोबर। for the third rectangle again 4, let me just say 4 है और 1 है, तो 4 into 1 4 होना चाहिए, length is 4, breadth is 1, area is 4। similarly for the next two rectangles 5 and 1, so 5 होना चाहिए, simple। let us say 100 and 200, ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं, 100 into 2 कर देते हैं, so that would be 200। और उसके बाद 5 बार वो लूप नहीं, that loop ran for 5 times and we have the values। Are you getting this? Answer in the chat please, yes, no? Yes, bro. Okay, now अगर चेक करना है कि सही में क्या स्टोर हुआ भी है, सही में क्या स्टोर हुआ भी है, so what will I say? I'll simply just for checking sake I can simply run a for loop। ठीक है, एक वापस से फॉर लूप रन कर लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, printf this is the percentage depth rectangle \n, ठीक है। और उसके बाद यहां पे हम देंगे i+1, तो अगर 0 है मतलब दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल। अभी वो st वो सब छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड के लिए nd वो सब ठीक है, या तो ऐसे ही कर देते हैं, दिस इज रेक्टेंगल percentage d, let us do that, this is rectangle percentage d, ठीक है। is this much part clear? And what I'll do, I'll simply print the length and I'll simply print the breadth and I'll simply print the area, just to show you that actually store हुए हैं ये चीजें, ठीक है। So let me run this again and I'll just keep simple values, ठीक है। तो पहले रेक्टेंगल के लिए जैसे 2 and 2, सेकंड के लिए 3 and 3, थर्ड के लिए 4 and 4, एक सेकेंड 4 and 4, फोर्थ के लिए 5 and 5 एंड 6 के लिए 6 and 6। तो फाइनली जब ये 6 and 6 पूरा हो गया उसके बाद, ठीक है, दिस इज रेक्टेंगल 1, लेंथ इज 2, ब्रेड्थ इज 2, एरिया इज 4। दिस इज रेक्टेंगल 2, लेंथ इज 3, ब्रेड्थ इज 3, एरिया इज 9, जो मैंने सेकंड रेक्टेंगल के लिए किया था, लेंथ इज 3, ब्रेड्थ इज 3, एरिया इज 9। सो एक्चुअली थिंग्स आर गेटिंग स्टोर्ड ओवर देयर। स्ट्रक्चर्स समझ में आ रहे हैं? आंसर इन द चैट प्लीज, यस नो। Yes. ओके, नाउ आई जस्ट मेक एन अनाउंसमेंट, उसके बाद एक हैकर रैंक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टुमारो व्हेन वी विल लर्न फंक्शंस, विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट फंक्शंस जितना नेसेसरी है, वी विल टॉक अबाउट पॉइंटर्स, ठीक है, विल टॉक अबाउट पॉइंटर्स। तो हम ये देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर को फंक्शन में कैसे पास किया जाए, या फिर पॉइंटर्स को यूज करके स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए इनसाइड ऑफ हीप। क्योंकि देखो क्या कर रहे थे हम अब तक, ये मेरा कोड सेक्शन है, ये मेरा हीप है, ये मेरा स्टैक है, तो जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे थे वो यहां बन रहा था, ठीक है। लेकिन लेट अस से आई वांट टू मेक इट इनसाइड ऑफ हीप, सो आई विल हैव टू यूज अ पॉइंटर। इस चीज अभी बहुत लॉजिकल है, ठीक है, यू गाइस कैन आंसर इवन दो यू हैव नॉट स्टडीड पॉइंटर येट। तो अभी देखो, लेट अस से आई वांटेड टू स्टोर एन इंटीजर, आई वांटेड टू पॉइंट टू एन इंटीजर, तो मैं ऐसे लिखता था int star p, तो int was the data type, star p was the name, that this is a pointer। तो अगर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है struct rect
अगर मुझे उसके लिए पॉइंटर बनाना है, सो व्हाट वुड आई राइट? कैन यू आंसर दिस इन द चैट? जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ इट. यस गौरव, वेरी गुड. विल राइट स्ट्रक्ट रेक्ट स्टार पी. देखो इंटीजर, अगेन सेम थिंग, वट एवर थिंग्स यू वर रिपीटिंग फॉर इंटीजर यू विल रिपीट फॉर योर ओन डेटा टाइप. अगर कोई इंटीजर था तो उसके लिए आप लिखते थे इंट स्टार पी. तो अगर मेरा डेटा टाइप है स्ट्रक्ट रेक्ट, ठीक है, अगर आपका डेटा टाइप है स्ट्रक्ट रेक्ट और आपको उसके लिए पॉइंटर बनाना है तो यू वुड हैव रिटन लाइक दिस, स्ट्रक्ट रेक्ट स्टार पी. सेम चीज लेट अस ट्राई टू एक्सटेंड. अगर आप इंटीजर ले रहे हो तो आप मैलॉक कैसे लिखते थे? यू वुड राइट पी इज इक्वल टू इंट स्टार. ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखते थे? मैलॉक, उसके बाद n इंटू साइज ऑफ इंट. तो यहां पे अगर मुझे सेम चीज स्ट्रक्ट रेक्ट के लिए लिखना है तो मैं लिखूंगा p इज इक्वल टू, आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रक्चर, सो आई विल से struct star and then I would say struct rect star and then I'll say malloc n into size of struct rect. Are you getting the comparison? अभी don't worry much about pointers. Pointers कल आराम से पढ़ेंगे and then we'll try to repeat the same set of things for our pointers also. Are you getting this? Answer in the chat please, yes, no. ये चीज समझ में आ रहा है? How we are extending the known data types with structures which was our own data type. ठीक है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन हैकर रैंक. तो व्हेन यू गो ऑन हैकर रैंक यू गो टू प्रैक्टिस, वहां पे सी सेक्शन आएगा, चले जाते हैं. लेट अस यू गो टू हैकर रैंक, यू गो डाउन, यू सी दैट देयर इज स्किल्स अवेलेबल फॉर प्रैक्टिस, उसके अंदर सी में जाओ. वहां पे जाने के बाद यहाँ पे सब डोमेन्स हैं. सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व स्ट्रक्चर्स नाउ टू स्ट्रक्ट एनम. यहाँ पे देयर इज अ क्वेश्चन कॉल्ड एज बॉक्सेस थ्रू अ टनल. लेट अस ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? योर ओके, लेट मी जस्ट गो डाउन एंड रीसेट, क्योंकि मैं ये सॉल्व कर चुका हूं. सो आई एम रीसेटिंग द स्क्रीन फॉर यू गाइस. ठीक है, सो क्या हो रहा है? यू आर ट्रांसपोर्टिंग सम बॉक्सेस थ्रू अ टनल वेयर ईच बॉक्स इज अ पैरेलल पाइप. मतलब इट हैज इट्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट. द हाइट ऑफ अ टनल इज 41 feet एंड द विड्थ कैन बी अज्यूम्ड टू बी इनफाइनाइट. इसका मतलब क्या है? ठीक है, बेसिकली there are some rectangles, there are some parallel pipes जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उनका लेंथ, उनका ब्रेथ या उनका विड्थ और उनका हाइट. there are some, let us say these are parallel pipes P, so there are a lot of parallel pipes या lot of boxes like this P1 P2 ऐसे करते करते वो पूरा एरे बना हुआ है बॉक्सेस का. ठीक है, और एक टनल है. so let us imagine that this is our tunnel that we want these boxes to pass into. अभी टनल का जो विड्थ है that is infinity, बहुत लंबी टनल है, बट इसका हाइट हमें दिया गया है 41. so what we have to find out is if a given box, ठीक है, a given P जिसके पास उसका लेंथ भी है, उसका विड्थ भी है, उसका हाइट भी है, तो we have to see if a given box can pass through this tunnel. तो बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा? हमें P ऑफ I पे जाना पड़ेगा और उसके अंदर जाके हमें हाइट को चेक करना पड़ेगा, क्या उसकी हाइट लेस देन 41 है. आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट, यस नो. ये समझ में आ रहा है? यस. व्हाई? बिकॉज सी, अगर हमने एरे बनाया है ऑफ दीज बॉक्सेस, एवरी बॉक्स इज अ स्ट्रक्चर विच हैज इट्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट, लेंथ, विड्थ एंड हाइट. तो अगर मुझे चेक करना है कि ये बॉक्स जाएगा कि नहीं, तो दिस इज P ऑफ 0, उसके हाइट पे जाओ. अगर ये हाइट लेस देन 41 है मतलब टनल से आराम से निकल जाएगा. सो यही क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज सिंपली दिस, कि अ बॉक्स कैन बी कैरिड थ्रू द टनल ओनली इफ इट इज हाइट इज स्ट्रिक्टली लेस, मतलब लेस देन इक्वल टू नहीं, स्ट्रिक्टली लेस मतलब सिर्फ लेस देन. यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच बॉक्स दैट कैन बी सक्सेसफुली ट्रांसपोर्टेड टू अदर एंड एंड बॉक्सेस कैन नॉट बी रोटेटेड. मतलब क्या है? आपको पहले चेक करना है क्या ये बॉक्स पास हो सकता है. इफ अ बॉक्स कैन पास थ्रू द टनल यू कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम. ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? देयर आर 4 इनपुट्स. फर्स्ट इनपुट इज 555, मतलब लेंथ 5, विड्थ 5, हाइट 5. तो बताओ, इज दिस हाइट लेस देन 41? यस. तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट होगा 5 into 5 into 5 125. तो आउटपुट आएगा वॉल्यूम 125.
चेक दिस 1 2 एंड 40, तो क्या हाइट लेस देन 41 है? यस, 40 इज लेस देन 41, तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट होगा 40 इंटू 2 इंटू 1 80। चेक दिस, हाइट है 41, लेंथ पहले आता है फिर विड्थ आता है फिर हाइट आती है, हाइट इज 41, oh no, you cannot do that, you cannot do that. Why? Because here the height is equal to 41, it should be strictly less than 41, therefore उसका एरिया कुछ, उसका वॉल्यूम कुछ कैलकुलेट ही नहीं हुआ। सिमिलरली 42, हाइट इज नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन 41, तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं हुआ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? आर यू गेटिंग दिस? क्वेश्चन समझ में आया? आंसर इन द चैट यस नो ओके। यस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ चीजें हैं जो हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्ट बॉक्स, तो उन्होंने स्ट्रक्ट बॉक्स पहले से बना दिया है। अब बॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वहां पे उन्होंने कमेंट में लिखा है डिफाइन 3 फील्ड ऑफ टाइप इंटीजर लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो सिंपल सी चीज है, हमें क्या करना है, लेंथ विड्थ एंड हाइट। सो ऐसे इंट लेंथ विड्थ एंड हाइट, वेरी सिंपल, आई हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंट गेट वॉल्यूम, एंड उसके अंदर पास हुआ है बॉक्स बी, ठीक है। बॉक्स इज एक्चुअली स्ट्रक्चर, उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर पास किया है, तो डोंट वरी अबाउट इट नाउ, क्योंकि हमने ये नहीं देखा है कि फंक्शंस में स्ट्रक्चर कैसे पास करते हैं। बट हमें इतना प्रोग्रामिंग तो आता है कि अगर एक स्ट्रक्चर है बी, तो उसका लेंथ क्या होगा, बी डॉट लेंथ। अगर एक स्ट्रक्चर है बी, तो उसका ब्रेड्थ क्या होगा या विड्थ क्या होगा, बी डॉट विड्थ। उसका हाइट क्या होगा, बी डॉट हाइट। तो भले मैंने फंक्शंस अभी तक नहीं पढ़े हैं, बट इतना तो मुझे पता है कि अगर स्ट्रक्चर का नाम इन्होंने लिखा है बी, तो लेंथ होगा बी डॉट लेंथ, विड्थ होगा बी डॉट विड्थ एंड हाइट होगा बी डॉट हाइट। तो व्हाट डू आई वांट, you have to return the volume of the box, so I can simply say return return, return, what do I have to return, b का length into b का width into b का height। ये चीज समझ में आया सबको? आंसर इन द चैट yes no। many of the times you might not be able to understand what exactly is happening, but you can guess। अगर ये box B है, box is a structure, so now an obvious question that you can ask is, यार struct box पूरा क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? So see, there is something called as type def। type def आपको क्या बोलता है, type def से आप क्या कर सकते हो, इस पूरे struct box को rename कर सकते हो to box। Are you getting this? Answer in the chat please, yes no। मान लो if I have created my own structure, ठीक है, मान लो if I have created my own structure which is struct rect, लेकिन बार बार ये डेटा टाइप लिखना struct rect बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, I can simply say type def, मतलब इस टाइप के डेटा टाइप को इस तरह डिफाइन कर दो। तो पहले आप कौन से टाइप का डेटा टाइप चाहिए और उसको क्या डिफाइन करना है, तो आई विल से struct rect, जो मैंने बनाया है उसको आप रीडिफाइन कर दो एज रेक्ट ओनली। तो आगे इंस्टेड ऑफ मेन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्ट्रक्ट रेक्ट पूरा, आई कैन सिंपली यूज रेक्ट नाउ। फायदा इसके क्या हुआ, हर जगह स्ट्रक्ट रेक्ट नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप टाइप डेफ नहीं यूज करते हो तो आपको फिर स्ट्रक्ट रेक्ट यूज करना पड़ेगा हर जगह, क्योंकि आपने उसको रीडिफाइन नहीं किया है। आर यू गेटिंग दिस? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? आंसर इन द चैट प्लीज, यस नो। Are you getting this? What I am trying to say over here? Type def का मतलब struct rect जो मैंने डिफाइन किया है उसको आगे अगर मैं कभी भी इस डेटा टाइप को यूज करना चाहता हूं तो I can simply use it as rect because I have type defined it. I have type defined struct rect to be rect. ठीक है, very simple. Now here there is a function is lower than max height, जिसके अंदर आप फिर से बॉक्स पास कर रहे हो b। कमेंट में क्या लिखा है, रिटर्न 1 इफ द बॉक्स का हाइट इज लोअर देन मैक्स हाइट एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, मैक्स हाइट अपना 41 है, तो मैं ये क्या करूंगा, इफ एल्स यहां पे यूज होगा कि अगर b मतलब बॉक्स b का हाइट इज लेस देन 41, इज लोअर देन मैक्स हाइट, लोअर देन 41, तो मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है 1। सो आई विल सिंपली से रिटर्न 1, else you have to return 0, so I'll simply say else return 0. Are you getting this? Answer in the chat please, yes no।
ये चीज समझ में आया सबको? Explain once. Okay, so what is happening is this is a function is lower than max height जिसके अंदर पास हो रहा है मेरा स्ट्रक्चर बॉक्स B. So I have to say you have to return 1 if the box height is lower than max height. Max height मतलब 41 टनल का height, वरना 0 रिटर्न करना है. So therefore I have written अगर B dot height बॉक्स की height B dot height is less than 41 you return 1 else you return 0. Are you getting this? हाँ ओके. तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है? तो आप क्या कर सकते हो ना, लॉक कर, तो आप अगर इस एरो को क्लिक करोगे तो अंदर क्या लिखा सकते हो, टेंशन ये क्या है लिखा है. लेट इज फोकस ऑन ऑल स्टफ. लेट इज सिंपली लुक एट दिस. ये देखो क्या लिखा है, बॉक्सेस आई डॉट लेंथ, बॉक्सेस आई डॉट विड्थ, बॉक्सेस आई डॉट हाइट, और ये फॉर लूप है. ऐसा सेम चीज हम लोग क्या किसके लिए यूज कर रहे थे? टू एक्सेप्ट द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर. सो दे आर एक्चुअली टेकिंग इनपुट फॉर डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस. बॉक्स 0 का लेंथ, बॉक्स 0 का विड्थ, बॉक्स 0 का हाइट ले रहे हैं वो लोग यहाँ पे. नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज फॉर एवरी बॉक्स फर्स्ट दे आर चेकिंग इज लोअर देन मैक्स हाइट. तो इज लोअर देन मैक्स हाइट क्या है? अगर बॉक्स का हाइट इज लेस देन 41 इट इज गोइंग टू रिटर्न 1. तो इफ इज लोअर देन मैक्स हाइट का रिटर्न वैल्यू आता है 1, तो प्रिंट करना है गेट वॉल्यूम. गेट वॉल्यूम में क्या हम कर रहे थे? गेट वॉल्यूम में हम रिटर्न कर रहे थे उसकी बॉक्स की वॉल्यूम. सो व्हाट इज हैपनिंग इज फॉर एवरी बॉक्स यू फर्स्ट चेक इफ द बॉक्स हाइट इज लोअर देन द मैक्स हाइट. तो वो यहां पे जाएगा इज लोअर में, वो चेक करेगा क्या वो बॉक्स की हाइट लेस देन 41 है. अगर बॉक्स हाइट इज लेस देन 41 इट विल रिटर्न 1. अगर रिटर्न 1 आया तो इफ के अंदर 1, so this line will get executed. वहां पे आपको क्या करना है? You have to print a integer value which you will get from this get volume. Get volume में हमने क्या लिखा है? Get volume में you return b dot length, b dot width, b dot height. तो आप length into breadth into height यहाँ पे get volume में रिटर्न कर रहे हो, जो जाके कहाँ स्टोर हो रहा है? जो आप प्रिंट कर रहे हो, जो आपका आउटपुट आ रहा है. तो even though we have not studied functions yet, you can simply look at them and you can try to understand what exactly is happening. Are you getting this? Please answer in the chat yes no. ये चीज समझ में आया जो हमने किया अभी? But more importantly, not the functions part, but did you understand the structure part that we did? Structure वाला part जो इस क्वेश्चन में था वो समझ में आया? हाँ. Yes? Okay. Let us try to run this code. Hopefully submit हो जाएगा. If okay, sample test के 0 pass. Let me submit this code. There are 10 test cases. All of them if they pass, तो फिर मेरा solution accept कर लेंगे. So let us just wait. Let us see what happens. Let us give the engine some time to run. कोई बात. हाँ. So all the test cases have passed. I was able to write down the correct code. ठीक है. So let me first stop.